राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। बोलकर तो गई थी कि 2 महीने के बाद आऊँगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वो किस दिन काम आएंगी। भली चंगी तो हैं अभी समधन जी। और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है, इतना तो कर ही सकती है ना वो तेरे लिए। जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चलता कर देना अपने घर से। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने तो। शाम को जब उनका पति घर आया तो उसने चाय देने लगी। अरे मैया, क्या हुआ, उदास क्यों हो रही हो। मैं सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो लेकिन क्या? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं है? अरे नहीं, मैं अपनी माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हाँ, हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। अजी सुनते हो, आज रवि का फोन आया था। रवि सविता जी ने चहकते हुए कहा। आनंद जी से तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद, चलो याद तो आई उसे। क्या कहता था? ठीक तो है वहाँ सब? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, ना तो अपने घर बुला रहा है हम दोनों को बेटे के साथ। बात करके तो सविता जी की खुशियां सातवें आसमान पर थीं, लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उसकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती थी। यह देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगता था, तो वह बोले कि बहू, तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, थक जाती है, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई सविता जी को। और आनंद जी तो चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे और रवि अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। सविता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए वहां से चले गए और सविता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में ही आनंद जी बोले, अरे सविता, किन बातों में खो गई हो तुम? अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी जल्दी सामान पैक करो। आनंद जी ने अपनी पत्नी सविता से कहा। तुम तो जानती हो, रवि की शादी को 5 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर में खुशियां आई हैं। जी ठीक है, मैं जरा नीता को बुला बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीता और विशाल अपने प्यारे से बेटे गोलू के साथ रहते थे। वह दोनों घर पर ही टिफिन सर्विसिंग का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स होटल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। नेता का बेटा गोलू को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी सविता जी। अरे नीता, ओ नीता, सविता जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी। नीता रसोई घर से बाहर आई। अरे नीता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नीति बोली। हाँ नीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पैकिंग पड़ी है। तुम अपने टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाना, सविता जी बोली। तो इतने में ही विशाल की आवाज़ आई। नीता,
टिफ़िन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ आंटी जी की मदद करो। नीता ने सविता जी की पैकिंग कराने में मदद की और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनवा दिए। जानने से पहले रास्ते के लिए एक टिफ़िन भी पैक कर दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर आ गए और उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले आया। जैसे ही घर पहुंची तो बहू से उन्होंने सारे मनमुटाव भुलाकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सविता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों में जिम्मेदारी ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सब कुछ ठीक कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपा चाय और पुष्ट खाना बनाकर खिलाया करती। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पांव तले जमीन ही नहीं थी, वो हवा में उड़ रहे थे। अजी ये तो बिल्कुल मुझ पर ही गई है। सविता जी पोती को देखते ही बोली। जी नहीं, मेरी पोती के नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे इसने तो मुझे गीला कर दिया। आनंद जी बच्ची को सविता जी को देते हुए बोले। सभी लोग ठहक कर हंस दिए। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू की खूब सेवा करी, बच्ची का ख्याल रखना शुरू करा, रसोई घर का सारा काम करती और बहू के लिए अलग से खाना पकाना भी काम करती। सविता जी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो यह सोचकर भी वे सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उनके घुटनों में भी दर्द रहता, इसके बावजूद भी सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्ची को भी अपनी दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद माया की काम वाली भी अपने गांव से वापस आ गई। सविता जी के मना करने पर भी उन्होंने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन सविता जी बच्ची जी को चम्मच से दूध पिला रही थीं, तो बच्ची ने थोड़ी सी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, माया को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर भड़कने का। माया और रवि ने बच्ची की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मुंह तो बच्ची में ही अटका हुआ था, इसीलिए ममतावश कभी कभी बच्ची को उठा लेती थी। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए थे तो बच्ची को आया को देकर गए। बच्ची लगातार रोए जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्ची का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी से बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से बच्ची को ले लिया और उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चे बच्ची चुप हो गई और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर रखा ही क्यों? आपकी सास ससुर तो बच्ची को छूने भी नहीं देते, मुझे झट से छीन लेते हैं। अब मैं आपके घर काम नहीं करूँगी। दोनों पत्नी पत्नी सविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी क्या, बच्चे के मोह में बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती है मुझे उसे अपना बेटा कहने पर। अब तो ये हाल हो गया है कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभाल लेगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती है और सविता जी पर रसोई घर का सारा काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को ही बनाना पड़ता था और आनंद जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन खुटकते रहते थे। एक दिन बहू माया ने
सासू माँ से कहा, मम्मी जी आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफ़ी भी बना देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर पर आईं तो पूरे आदर सम्मान के साथ सविता जी ने उन्हें बैठाया, अपने हाथों के बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाए, उनकी खूब आवागत की और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उससे कह रही थी, माया तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना अच्छा और लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दे। ऐसा सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसने इतना भी ना कहा कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सास है। थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर गईं और सबके साथ जाकर बैठ गईं। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गईं तो सविता जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। सविता जी बोली, बहू माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार देना कहाँ का स्टेटस है। बहू की भौहें तन गईं। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ इतनी छोटी सी बात पर बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी आपको, रवि बोला। तो आनंद जी जो आज तक अपने बच्चों के मुंह की वजह से अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यह नौकरानी की संज्ञा दे दी और तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है। माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, अब हमारा सर पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करवाने लगे, यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले, उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतनी सेवा की, उसी बहू ने उन्हें बेइज्जती का इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने भी उन्हें रोका तक नहीं। आनंद जी और सविता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रहकर रहकर एक प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, वह कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो ना था दोनों के पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने में खर्च कर दी। आनंद जी को दिल ही दिल में यह बातें कचोट रही थीं। घर पहुंचते ही जैसे घंटी बजाई, नीता और विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर। नीता ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने लाली लालापन में ले लिया। उधर नीता के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी के मिश्रित भाव थे। वो समझ नहीं पा रही थी, अंकल आंटी तो 6 महीने कि कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वे दोनों सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ। तो सभी की आंखें नम हो गई। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सविता जी और अपना आशियाना पाकर संतुष्ट हुई, लेकिन आनंद जी के दिमाग में रह रहकर वही बात गूंज रही थी। जैसे ही अपना कदम उन्होंने कमरे में रखा, उन्हें अचानक से दिल में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले सविता जी उन्हें संभाल पाती, वो निढाल गिर चुके थे। सविता जी की आवाज़ सुनकर नीता और विशाल आ गए, लेकिन जब तक आनंद जी निष्प्राण हो चुके थे। सविता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नीता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला, बहू बेटों को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल जानने तक की भी जहमती नहीं उठाई उन दोनों ने, दोनों से। लेकिन किराएदारों
ने उन्हें एक कदम हर कदम पर सहारा दिया, कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी थी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सविता जी तो वैसे भी खाना बनाने की शौकीन थी, तो नीता की अनुपस्थिति में सविता जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी ही हो गई थी। उस समय सविता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नीता अब अपना मकान खरीद लिया है और वह दोनों अपना रेस्टोरेंट भी खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया था। यह बात जानकर सविता जी भाव विभोर हो गईं। फिर अपने आप को संभालते हुए नीता के पास आई और उसे विदाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। सविता जी ने नीता को आश्वास दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारियां करवाकर उन्हें भारी मान के साथ विदा कर दिया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेली हो गई थी और साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो गई थी। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में कहते अकेला छोड़ दिया और आंसुएं दे दिए। बस आगे की जिंदगी कैसे काटेगी सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बैल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। सविता जी के पास आकर टिफिन सर्विसिंग के लिए आग्रह करने लगी। आंटी जी, आपका हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है और आप प्लीज़ हमारे लिए टिफ़िन सर्विसिंग शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सविता जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी जी, ये कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन के नई दिशा देने के लिए निर्णय कर लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। नीता को फ़ोन करके उन्होंने अपने घर टिफ़िन सर्विसिंग शुरू करने के लिए मदद मांगी। 2 ही दिन में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली, जो सारी दिन भाग दौड़ का काम संभालती थीं। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियां तो सविता जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर किराए पर ही रहने लगीं। अब सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ चुका था। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को देखते ही बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरानी तुम्हारी नौकरी से तो हमारा घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उनके पास ही जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। यह सब देखकर रवि की हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों बेटा बहू के साथ सविता जी के घर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला सा लग रहा था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में असपेश सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी वह अपने उन्हें अनदेखा कर कर अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी सी कम हुई तो बेटा बहू दोनों सविता जी के पास जाकर उन्हें चरणों में गिर गए। सविता जी ने चेहरे पर कोई भावना दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती
को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में रवि ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आज से हम आपके पास ही रहेंगे। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती मैं, इस बुढ़ापे में तो बिल्कुल नहीं। मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की कम काम वाली बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार है, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी तो हक है। बहू, माया ने कहा, कुछ हक है? अच्छा, हक? हक तो तुम लोगों ने उसी दिन खत्म कर दिया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी हो कि कुछ खाओ, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए तुम्हारे लिए टिफिन भी पैक करवा दूंगी। कहते हुए सविता जी ने अपने काम में मस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतोष के भाव देखते हुए कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतोष के भाव थे और गर्व से भरी मुस्कान थी। धन्यवाद।